नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। धनतेरस की शुभकामनाएं आप सभी को जो हमारे इस लाइव टेलीकास्ट में जुड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं हेलो मनी 9 पर्सनल फाइनेंस का ये आधे घंटे का सेशन होता है जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करते हैं। धनतेरस और दिवाली यही वो मौका है जब हम गोल्ड खरीदते हैं और गोल्ड की खरीदारी को शुभ भी माना जाता है। लेकिन त्योहार के अलावा भी अभी जो समय है ना, ये सोना खरीदने या इसमें निवेश करने का बहुत ही अच्छा, इनफैक्ट सही समय मैं कहूंगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें पीक पर हैं, विश्व में 2 जंग हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं और भारत में शेयर बाजार में एक अस्थिरता नजर आ रही है और जो चुनाव तक बनी रहने के आसार हैं। तो ऐसी जब स्थितियां होती है ना, जिन्हें हम कहते हैं कि अच्छी स्थिति नहीं है, वॉलेटाइल बाजार का सेशन है, बाजार का मूड, दिशा दशा कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसे वक्त में ही गोल्ड वो एसेट है जहां खरीदारी का मौका बनता है। तो आप कैसे खरीद रहे हैं गोल्ड? आपके पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड होना चाहिए, किस फॉर्म में गोल्ड होना चाहिए? और गोल्ड की एक और खासियत होती है, वो ये कि बेवक्त पैसों की जरूरत पड़ने पर ये आपको लोन भी दिलवा सकता है और ये होता है सिक्योर्ड लोन, जो कि महंगे अनसिक्योर्ड लोन से बहुत अच्छा विकल्प साबित हो रहा है। तो इन सब पर आज मैं बात करने वाली हूँ। मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्मार्ट एक्यूमेन कंसल्टिंग के फाउंडर धनंजय बंतिया, सीईओ हैं अपनी कंपनी के और साथ में सीएफपी भी हैं। थैंक यू सो मच धनंजय, वेलकम टू मनी 9। हैप्पी धनतेरस आपको। थैंक यू प्रियंका जी, हैप्पी धनतेरस टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। यस और जो लोग हमारी इस बातचीत में जुड़े हुए हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे और धनंजय से अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ इस तरह से आप भेज सकते हैं सवाल। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874 पर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। और अगर आप लाइव जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर, भेजिए अपने सवाल, कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारी टीम उसे तुरंत पुटअप करेगी हमारे सामने और हम वो सवाल पूछ सकते हैं धनंजय से। अपने सवाल को आप जितने क्लियरली लिखेंगे, जितने क्लैरिटी से लिखेंगे, धनंजय उसे उतने अच्छे तरीके से समझकर आपको जवाब दे पाएंगे। सो वेलकम ऑल वंस अगेन। और आज बात करते हैं हम गोल्ड की, क्योंकि आज दिन ही ऐसा है, धनतेरस है, तो गोल्ड जो है कहीं ना कहीं हमारे कॉन्वर्सेशंस, हमारी बातचीत का हिस्सा है। बाजारों में भीड़ लगी हुई है। लेकिन जब मैं गोल्ड को देखती हूँ, रिटर्न देखते हैं ना धनंजय, तो ये ऐसा एसेट रहा है जो आपको बहुत जोरदार रिटर्न नहीं देता, हर साल आपको रिटर्न नहीं देता। इसके साइकिल्स होते हैं जब आपको रिटर्न मिलते हैं, लेकिन तब भी एक बहुत ज़रूरी एसेट है। क्यों है ये इतना ज़रूरी? क्यों मुझे अपने निवेश पोर्टफोलियो में गोल्ड को ज़रूर रखना चाहिए? ओके, किसी ने खूब कहा है कि गोल्ड इज गॉड मनी। मुझे लगता है कि ये काफी एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि आज जब हम बात करते हैं क्रिकेट की हो या इन्वेस्टमेंट की हो, हर प्लेयर का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। और मुझे लगता है कि गोल्ड जो है आपका पोर्टफोलियो का वो पार्ट है जो राहुल द्रविड़ हमारी टीम के पार्ट थे। तो जो बोलते हैं ना मिस्टर डिपेंडेबल और द वॉल, आपके पोर्टफोलियो को कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी और एक ऐसा एसेट क्लास जहां पर आप डिपेंडेंट हो सकते हैं इन केस ऑफ एनी अनसर्टेनिटी, मुझे लगता है कि गोल्ड वो रोल प्ले करता है। किस मात्रा पे किस इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए, ये जनरली इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन एज अ फाइनेंशियल प्लानर हम कहते हैं कि एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो का 10% का हिस्सा गोल्ड में जाना चाहिए एटलीस्ट। हो सकता है कि वो 15% भी हो, 20% भी हो, आपके इंडिविजुअल प्रेफरेंस को लेके है, लेकिन 10% के नीचे शायद आपका पोर्टफोलियो अधूरा है। तो मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी, डिपेंडेंसी और पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं अलाइन करने के लिए गोल्ड का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अभी आप देखिए जो अभी जो क्राइसिस चल रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सिनारियो में थोड़ा सा दिक्कत है, यूएस में इंटरेस्ट रेट पीक पे है, कहीं ना कहीं दो कंट्री के बीच में वॉर भी है। तो जब भी ऐसी सिनारियो होती है जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, मुझे लगता है कि वहां पर कहीं ना कहीं गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को बैकअप देता है। इक्विटी थोड़ी सी वॉलेटाइल है, अगर आप 2 साल से देखेंगे तो इक्विटी मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं गोल्ड की जो मूवमेंट है, उन्होंने पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टेबिलिटी और थोड़ा सा बेटर रिटर्न जनरेट करने का फायदा दिया है। तो ओके, ये तो मुझे ये लगता है। बैलेंस लाने के लिए ज़रूरी है। और जैसा आपने कहा मिस्टर डिपेंडेबल की तरह आप इस पे डिपेंड कर सकते हैं। जब दूसरे एक्चुअली एक जो देखा है हमने हिस्टोरिकली, जब दूसरे एसेट्स परफॉर्म नहीं करते तब गोल्ड परफॉर्म करता है, और जब गोल्ड परफॉर्म कर रहा होता है तब आप देखेंगे कि दूसरे जितने भी एसेट्स हैं, इक्विटी हो गया, डेट हो गया, वहाँ पर थोड़ा सा जो है अंडर परफॉर्मेंस जब रहती है। तो इसीलिए ये बैलेंस लाता है आपके पोर्टफोलियो में।
अब धनंजय, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर कोई सोने में निवेश करना चाहता है, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहता है, तो किस फॉर्म में सोना खरीदे? क्योंकि अभी जो लोग बाजारों में जाकर के ज्वेलरी खरीद रहे हैं या सिक्के खरीद रहे हैं, क्या उसे हम निवेश मानेंगे? या फिर निवेश करने के लिए तो सोना आप किस फॉर्म में खरीदने के लिए कहते हैं? क्योंकि अब तो इतने सारे फॉर्मेट में डिजिटल और पेपर गोल्ड भी है। करेक्ट। अगेन ये डिपेंड करता है नीड के ऊपर में, कि अगर आप जब गोल्ड एज ए कमोडिटी यूज कर रहे हैं फॉर योर कंजम्पशन नीड, फॉर एग्जांपल अगर मेरी वाइफ को कंगन बनवाने हैं या फिर उसको नेकलेस खरीदना है, रिंग खरीदना है, ईयरिंग खरीदना है, वो हमारे हो गए कंजम्पशन नीड, क्योंकि वो हमारे सोशल स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे सोशल नेटवर्क को रिफ्लेक्ट करता है। तो एज अ इन्वेस्टर हमको पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसकी पर्पस क्या है। वैसे अगर हम जब बात करते हैं फिजिकल में, जहां पर आप गोल्ड के बार लेते हो या गोल्ड के कॉइन लेते हो सकता है कि वो भी आपका एक इन्वेस्टमेंट का तरीका हो। लेकिन कहीं ना कहीं, बिकॉज आप जब बात करते हैं इंडिया की, इंडिया इज अ कंट्री ड्रिवन बाय इमोशंस। हमारे यहाँ पर जो बोलते हैं ना, लुक फील टच वाला जो फैक्टर है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मुझे एक गोल्ड का कॉइन वाला जो कन्विक्शन आता है, शायद वो एक पेपर जो एसेट क्लास में मुझे उतनी कन्विक्शन नहीं आती। तो एक इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है। बाकी विकल्प हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैक्सिमम इन्वेस्टर को आज के डेट में निवेश करना चाहिए, अगर आप वो इन्वेस्टमेंट के तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि जब आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं, वो अगर आपकी तिजोरी में है तो वो आइडल गोल्ड बन जाता है। लेकिन ये एक ऐसा विकल्प है जहां पर आपको कुछ ब्याज भी ऐड हो जाता है, तो आप जो निवेश करते हो उसमें आपको ब्याज भी मिलता है। सेफ्टी के एंगल से परफेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर स्कीम है, तो मुझे लगता है कि डिजिटली भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड काफी अच्छा ऑप्शन है। मे बी अगर आप चाहते हैं कि कुछ कुछ यूनिट्स हर साल हर महीने कुछ एक्यूमुलेट करते रहें, जहां पर आप गोल्ड ईटीएफ देख सकते हैं, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की ट्रेंचेस आती है, तो हर महीने नहीं आती, मे बी एक क्वार्टर में या फिर 4 महीने में एक बार आता है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन वे में पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करने चाहते हैं गोल्ड, तो गोल्ड ईटीएफ ऑल्सो कैन बी ए गुड ऑप्शन। तो मुझे लगता है कि मल्टीपल ऑप्शंस है इन्वेस्टर के पास, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कंजम्पशन नीड है, आपकी इन्वेस्टमेंट नीड है, और आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को वहां बिल्डअप करना चाहते हैं। ओके, राइट। सो बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे धनंजय ने अपने आंसर की शुरुआत में कहा, कि पर्पस क्या है। आप उसे आइडल गोल्ड रखना चाहते हैं अपने लॉकर में, या उसको आप मान लीजिए घर में कुछ समय में शादी है, फंक्शन है, आपको चाहिए, तब तो ठीक है आप खरीदे, ज्वेलरी खरीदे। पर निवेश करना है तो जैसे कि अपना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, गोल्ड के म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ के फॉर्म में आप निवेश कीजिएगा। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हमेशा, धनंजय, अकॉर्डिंग टू विच इज द बेस्ट वे, अगर मैं कहूँ आप जैसे लोगों से ही बात करके जो मुझे आइडिया लगा है या समझ में आया है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेस्ट है, क्योंकि इसमें मुझको सिर्फ यही एक गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है जिसमें मुझे सरकार की तरफ से इंटरेस्ट, ब्याज मिल रहा होगा सालाना। करेक्ट, और अच्छा ऑप्शन है। बस खाली उसकी एक चैलेंज पॉइंट है विद रेस्पेक्ट टू लिक्विडिटी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो एक कंसर्न रहता है, इवन दो सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो जो मार्केट प्राइस और डिस्काउंट जो है ना, उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। तो अगर आपका होल्डिंग पीरियड 5 साल प्लस है और आप उसके एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से ले रहे हैं, तो सॉवरेन गोल्ड नो डाउट मैच नहीं करेगा बाकी अदर एसेट क्लास के साथ। लेकिन अगर आप इसे एक शॉर्ट टर्म विकल्प के हिसाब से देखना चाहते हैं, मे बी 1 ईयर और 2 ईयर्स, मे बी गोल्ड ईटीएफ भी आपके पोर्टफोलियो को बेहतर कर सकता है। तो अगेन आपके टाइम फ्रेम और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे आपके डिसीजन के पीछे। अब इतने तरह के गोल्ड हैं, ये बताइए कि गोल्ड इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि ये आपको बेवक्त अगर लोन की ज़रूरत पड़े तो ये एक रेडी टू सॉर्ट ऑफ गो टू प्रोडक्ट हो सकता है, जहां आप जाते हो और सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं, जबकि पर्सनल लोन इतने महंगे होते हैं। लेकिन इतने तरह के जो गोल्ड हैं, ये तो हमें पता है कि अगर फिजिकल गोल्ड है हमारे पास तो आप किसी ज्वेलर के पास जाकर के उसे गिरवी रख के लोन लेते हैं। लेकिन अगर किसी के पास गोल्ड ज्वेलर क्या, बैंक्स भी देते हैं गोल्ड लोन, माफ़ कीजिएगा, तो डिजिटल गोल्ड है जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड, इन पर भी लोन मिल जाएगा? यस, इन पे भी आपको लोन मिल सकता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की, आप जब बैंक के पास जाते हैं तो बंदा चेक करता है इसकी क्वालिटी क्या है, कितने कैरेट की है, एंड ऑल दैट। बट अगर आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, वो भी एज ए कोलेटरल काम कर सकता है। अगर आपके पास गोल्ड ईटीएफ है, उसके बिहाफ में भी आप लोन ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड है, उसके बिहाफ में भी आपको लोन मिल सकता है अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। तो फिजिकल एंड डिजिटल दोनों गोल्ड के ऊपर में आपको कहीं ना कहीं एक अमाउंट मिल सकता है, जो भी आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। और लोन लेने के जितने ऑप्शन हैं उनसे बेटर क्यों होता है गोल्ड लोन? मतलब मैं एक पॉइंट जो सोच सकती हूँ वो यही कि ये एक सिक्योर लोन हो जाता है, क्योंकि गोल्ड मैं दे रही हूँ बैंक को कि भाई ये है मेरा गोल्ड, मुझे इस पर लोन दीजिए।
करेक्ट, बिकॉज ये एक ऐसा ऑप्शन है ना जो हैसल फ्री है। हम्म। बिकॉज जब बात करता हूँ, अगर बाकी से फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन है, तो वहां पर आपका सिविल स्कोर देखा जाता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो प्रोसेस है ना काफी लेंदी होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं गोल्ड लोन की, क्योंकि आप एक एसेट दे रहे हैं, उसके पीछे में आपको लोन दिया जा रहा है, मतलब वो जो लोन दिया जा रहा है वो उस पे पीछे में एक एसेट बैक लोन है। तो कहीं ना कहीं जो आदमी आपको लोन दे रहा है उसके पास एक कंफर्ट है कि जो मैंने पैसा दिया है, इन केस जो बोरो कर रहे हैं नहीं चुका पाए, तो हमारे पास उसके पास विकल्प है, उसको वो सेल आउट करके रियलाइज कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जो डिग्री ऑफ रिस्क है लेंडर की काफी लेस होती है, तो जो टाइम प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन है, ईज है, ये काफी इजी हो जाता है। इन्वेस्टर जो बोरोवर बोरो करना चाहता है, इसलिए लोन, गोल्ड लोन हमेशा लोग प्रिफर करते हैं। एंड व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट, किस इंटरेस्ट पर मिलता है और उसका प्रोसेस क्या होता है? यहाँ पर भी प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगती है कितना, और कितने समय में मुझे रिटर्न करना होता है अगर मैं एक गोल्ड लोन लूँ? तो मैं 3 जगह से ले सकती हूँ, राइट? एक ज्वेलर के पास जाकर ले सकती हूँ, बैंक से भी ले सकती हूँ, और एनबीएफसी से भी ले सकती हूँ, राइट? करेक्ट। तो अगेन, जब हम बात करते हैं कि आप आपके पास जो ऑप्शंस हैं मल्टीपल हैं, आप चाहें तो बैंक से के पास जा सकते हैं, एनबीएफसी के पास जा सकते हैं, या ज्वेलर के पास जा सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बैंक जो है आज के डेट में एग्रेसिवली गोल्ड लोन में एंटर कर रहे हैं। उनको पता है कि कहीं ना कहीं अगर आप डेटा देखेंगे, और हिस्टोरिकली अगर आपने हिंदी मूवी भी देखा होगा, आपने देखा होगा कि जो गोल्ड लोन है ना, जनरली जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है ना, वो लोग ज्यादा इस पे एंट्री करते हैं। और ओके। सरकार को भी ये पता है कि कहीं ना कहीं एक एरिया है जहां पर सरकार भी फोकस कर रही है कि उनको जो रेट चार्ज होते हैं ना, अगर एग्जॉर्बिटेंट रेट चार्ज हो रहे थे, तो वो आज के डेट में बैंक को भी कह रहे हैं कि आप एग्रेसिवली इसमें एंटर कीजिए। तो आपने देखा होगा पीएसयू बैंक्स एंड ऑल दैट, आज के डेट में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं कि एंड उसकी जो इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है पीएसयू बैंक या बैंकिंग द्वारा एज कम्पेयर टू एनबीएफसी, उसमें थोड़ा सा स्प्रेड भी है। बिकॉज ओके। बैंक के पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल जनरली कम होता है एज कम्पेयर टू एनबीएफसी। तो मुझे लगता है कि बैंक एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि आपको तो पता है कि उनकी। इंटरेस्ट रेट किस रेंज पर रहता है? मतलब अगर ज़्यादा बैंक्स आएंगे तब तो हमारे लिए इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, कम होगा थोड़ा एज कंपेयर टू पर्सनल लोन। करेक्ट, अगेन एज कंपेयर टू पर्सनल लोन जनरली इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, अराउंड 200 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस आता है, क्योंकि ओके। पर्सनल लोन इज सिक्योर्ड, वहां पर हम कोई एसेट बैक नहीं करते हैं, तो जनरली रिस्क प्रीमियम चार्ज किया जाता है वहां पर। और इंटरेस्ट कितना चार्ज होता है डिपेंड करता है इकोनॉमी के सिनारियो के ऊपर में, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। जैसे अभी हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो 10 ईयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यील्ड है बॉन्ड की, वो अप्रोक्सीमेटली 7.3 के आसपास है। तो प्लस अगर आप 200 बेसिस पॉइंट ऐड करें, तो 9.5-10% का रेंज रहता है। अगेन डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन के ऊपर में, कोई 12 भी चार्ज करते हैं, कोई 13 भी चार्ज करते हैं। डिपेंड करता है आपका क्वालिटी ऑफ गोल्ड क्या है, मे बी बैकग्राउंड थोड़ा चेक भी होता है, और डिपेंड करता है ड्यूरेशन के ऊपर और पेमेंट पॉलिसी के ऊपर में। तो बहुत सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं व्हाट विल द इंटरेस्ट चार्ज, लेकिन ऑन एन एवरेज आज के डेट में 9.5-10% इज द स्टार्टिंग पॉइंट। एंड अब डिपेंड कर सकता है कि आप कहाँ से सिलेक्ट करते हैं। जनरली थोड़ा सा एनबीएफसी के चार्जेस ज्यादा होते हैं, या इंटरेस्ट वो जो चार्ज करते हैं, बिकॉज उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होता है। तो अगर ओके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, तो लेंडिंग रेट कहीं ना कहीं आपको ज्यादा देना पड़ेगा अपने मार्जिन मेंटेन करने के लिए। ऑल राइट। और धनंजय, अगर हम बात करें कि गोल्ड की कीमतें जो हैं वो भी फ्लक्चुएट होती रहती हैं, बढ़ती हैं, गिरती हैं, अब कई बार एक ही लेवल पर भी बहुत समय तक बनी रहती हैं। तो गोल्ड लोन अगर मैं लेती हूँ और जिस समय मैंने गोल्ड लोन लिया तब गोल्ड की कीमत कुछ है, और फिर अगर वो गिर जाए तो क्या मेरे लोन पर इसका असर पड़ेगा गोल्ड की बढ़ती गिरती कीमत का? जनरली क्या होता है ना, जो भी एसेट क्लास जहां पर फ्लक्चुएशन होते हैं, जब आपको लोन दिया जाता है, उस एंटायर वैल्यू जो एसेट क्लास की, उस वैल्यू के हिसाब से नहीं दिया जाता है। तो देयर इज कंसेप्ट कॉल्ड लोन टू वैल्यू, एलटीवी करके होता है। तो अगर मैं 100 रुपए का गोल्ड दे रहा हूँ, तो शायद बैंक मुझे 100 रुपए का लोन नहीं दे, बैंक मुझे 75 रुपए का लोन दे। तो बैंक हमेशा एक 25% का जो है ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करती है। और अगर आप ट्रेडिशनली बात करेंगे, हिस्टोरिकली बात करेंगे गोल्ड के प्राइसेस का, तो जनरली हम 5, 10, 15% से ज्यादा मूवमेंट नहीं देखते हैं। तो बैंक को पता है, या जो इंस्टीट्यूशन आपको लोन दे रही है, कि दे हैव ऑलरेडी मेंटेन अ क्वेश्चन, यस कभी एक बड़ा चेंजेस आता है या फिर टर्न अराउंड होती है, और आपका जो मार्जिन अमाउंट है वो बिलो 75% फॉल कर जा सकता है, तो वहां पर शायद वो इंस्टीट्यूशन एज अ क्लॉज आपको डिमांड कर सके कि आप कुछ अमाउंट भरिए, सो दैट आपको वो बैलेंस मेंटेन हो। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्टेबिलिटी हमने गोल्ड के प्राइसेस में देखी है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है।
25% का जो क्वेश्चन है दैट इज गुड इनफ। मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा शायद आपके पोर्टफोलियो या फिर आपके जो लोन के टर्म्स एंड कंडीशन में ज्यादा बदलाव आप नहीं देखेंगे। ओके, सो यानी कि जब आपको इंस्टीट्यूशंस लोन देती हैं इस बात को फैक्टर इन करके देती हैं कि भाई ऐसा होता है, तो उसको उन्होंने पहले से उसके लिए क्वेश्चन वो लेकर चलती हैं। धनंजय, वेरी इंपॉर्टेंट ये मैं जानना चाहूँगी कि प्रोसेस क्या होता है। अगर मेरे पास ज्वेलरी है या फिर गोल्ड बार है या सिक्के, तो मैं ये बैंक के पास लेके जाऊँगी, उसकी वैल्यू निकलेगी, कैसे मुझे लोन मिलेगा? और अगर मान लीजिए कि जो कीमत जो है गोल्ड की उसके हिसाब से लोन अमाउंट जो अप्रूव होता है और मुझे उससे कम लोन की ज़रूरत, तब मैं क्या करूँ? प्रोसेस काफी सिंपल है आज के डेट में। अगर आपको कोई भी बैंक से लेना है, ऑनलाइन में आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, तो आपको कॉल बैक आता है और आपको एक अपॉइंटमेंट दिया था कि इस टाइम पे आप एक ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, जहां पर अप्रूव्ड वैल्यूअर आता है। वो वैल्यूएशन फाइंड करता है कि आपकी अभी गोल्ड की मार्केट प्राइस क्या चल रही है बेस्ड ऑन करंट सिनारियो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 लाख का गोल्ड है और करंट सिनारियो में आप 75,000 के लिए एलिजिबल है और आपकी रिक्वायरमेंट 40,000 की है, तो आप सिर्फ 40,000 का भी ले सकते हैं, इवन तो आपका सैंक्शन अमाउंट 75,000 का है, क्योंकि आपको ये समझना है कि आपको ब्याज लोन अमाउंट पे देना पड़ता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 40,000 और आपने 75 ले लिया, तो आपको ब्याज तो 75 पे ही देना पड़ेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप सैंक्शन करा लीजिए 75,000 का, लेकिन आपको जितनी रिक्वायरमेंट, अगर 40,000 की रिक्वायरमेंट है, टेक ए लोन फॉर 40,000। बाकी जो है, अगर रिक्वायरमेंट पड़ा तो आप यू कैन टेक इट, अदरवाइज आपको ब्याज सिर्फ 40,000 पे ही लगेगा। तो मुझे लगता है कि प्रोसेस काफी हैसल फ्री है। राइट नाउ ओके। मैक्सिमम जो ब्रांचेस आपके आजू बाजू में होंगे, तो आगे जो थोड़ा सा होता था कंबरसम प्रोसेस, आज के डेट में बहुत काफी क्लीन हो गया है। तो मुझे लगता है कि इट इज जस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर, इतने में कहीं ना कहीं आपका अमाउंट सैंक्शन हो जाता है और आप रेडी हैं अपने अमाउंट के साथ। मुझे ये बताइए कि अगर गोल्ड समय पर कोई नहीं चुकाता है तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस गोल्ड को क्या जब्त कर लेते हैं? क्या आप क्या सावधानी रखने के लिए कहेंगे अगर कोई गोल्ड पर अपने लोन लेना चाहता है तो? बैंक के पास राइट्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास राइट है। अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं, तो उनको राइट ऑफ पोजीशन है, उसको वो सेल आउट करके लिक्विडेट कर सकते हैं, और जो भी गैप है, शायद अपना जो इंटरेस्ट है और उनके जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, उसको रिकवर करके जो भी वैल्यू है मार्केट की एज ए बोरोवर आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बैंक के पास वो लीगल राइट है। तो लेकिन उसके पहले आपको नोटिस दिया जाता है, देयर आर टेक्निकल फॉर्मेलिटी जो पूरी की जाती है। अगर वो डेडलाइन आप मीटअप नहीं कर पाते हैं, देन वो ये पावर को यूज करते हैं। ओके, चलिए, तो आपका गोल्ड जो है वो जब्त हो सकता है वर्स्ट कम टू वर्स्ट सिनेरियो अगर आप नहीं पे कर पाते हैं। बैंक के पास ये राइट होता है क्योंकि इसी एवज पर तो आपको लोन दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे, आरबीआई कई सवाल उठा चुका है, क्यों इनसिक्योर लोन पोर्टफोलियो बैंक्स के बढ़ रहे हैं, और इसे ही कम करने के लिए अब बैंक्स लुभावने गोल्ड लोन के ऑफर्स लेकर आ रहे हैं। आप इस लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास सोना है। एक सिक्योर लोन गोल्ड लोन होता है, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में हमने अभी लंबी चर्चा की है, तो उसका ध्यान रखिए।